तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक किए थे और आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन तक जो भी बातें की गई थी टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। और अभी हम आगे की ओर 25 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आपको बोले भी थे कि आप लोग सोल्व कर लेंगे। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो देखिए कैसे हो रहा है। बाकी आपको करना चाहिए था। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित है। एक कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता सामान्य है। अगर एक जगह ई है तो सभी जगह ई है। और उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रखते हैं तो बताइए कि इनके त्वरण का अनुपात क्या होंगे। तो आइए देखते हैं इनका मकसद क्या है क्वेश्चन को कहने का। इनका कहने का बेसिस यही है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इधर है, कुछ मान लीजिए वेक्टर ई है और हर बिंदु पर वेक्टर ई है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ई, लेकिन बशर्ते माइनस होता है। और इसमें एक प्रोटॉन भी रख दिया गया है। प्रोटॉन पर प्लस होता है लेकिन इस पर भी चार्ज ई होता है, दोनों पर चार्ज इक्वल होता है। तो बताइए इन दोनों का त्वरण का अनुपात क्या होगा। सोचिए, अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन पर बल लगने का, तो इस पर विद्युत बल लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? तो ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ये बात आपको जानकारी होना चाहिए कि विद्युत बल इधर लग रहा होगा। कितना? तो F बराबर Q इंटू ई, इतना विद्युत बल लग रहा होगा। अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। F बराबर Q इंटू ई, सिंपल सा बात है। क्योंकि चार्ज Q है, अब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई है, तो इस पे भी Q इंटू ई, इस पे भी Q इंटू, बल दोनों पर तो भैया बराबर लग रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है त्वरण का अनुपात। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण का अनुपात पूछे तो बल का फॉर्मूला सबको पता है कि F बराबर a में होता है। तो A बराबर F बटा में m, यही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का पता करना हो त्वरण, तो AE बराबर बल कितना लग रहा है? F बराबर Q इंटू ई, अब बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम me से लिख दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर प्रोटॉन का हम त्वरण निकालना चाहे तो इसका भी बल बटा में द्रव्यमान, बल कितना लग रहा है? F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई, बटा में द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान को अगर हम mp से लिखते हैं, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से दोनों का त्वरण हमने निकाल लिया। अब देखना होगा कि किसका अनुपात पूछ रहा है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, तो इनके त्वरण का अनुपात बताइए। माने इलेक्ट्रॉन अब बटा में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अनुपात प्रोटॉन आपको निकालना है। माने AE, इलेक्ट्रॉन बटा में AP, दोनों का अनुपात। तो QE बटा में ME डिवाइडेड बाई QE बटा में MP, क्या होगा भाई? ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो AE बटा में AP बराबर QE बटा में ME, भागा है, गुना में बदल जाएगा। MP बटा में QE नीचे आ जाएगा, QE से QE खत्म, MP बटा में ME, AE बटा में AP, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात आया वो MP बटा में ME आया।
कितना लोग तेज बनने के चक्कर में एम बटा में MP मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। MP बटा में ME, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन अनुपात प्रोटॉन का जो अनुपात आएगा वो प्रोटॉन का द्रव्यमान और बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा। तो इतना तक हमको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या होगा भाई? MP बटा में ME, C होगा ऑप्शन। तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन C होगा, कोई दिक्कत ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। माने का नाम है कि भैया एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इसका दिशा इधर है, अब में वो इलेक्ट्रॉन को एंट्री दिया गया माइनस चार्ज को, लेकिन ये इनका से भिन्न दिशा में जाता है। प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना तो इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए दिशा कहीं है ना होगा, चाहे है ना होगा, कहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? सोचो, जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा के नहू जास तो इनका पर विद्युत बल के ना लगी है, नहीं ना लगी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हवन, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो केनहू है ना जी हम तही जैसे ऐसे आवे के पड़ी, है ना जी हम तही जैसे ऐसे आवे के पड़ी। तो इनका पथ कैसा बन सकता है? परवलयाकार, परिवलय इनका जो पथ होगा वो होगा, ठीक है। इनका पैराबोलिक पथ होगा, ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है कि सीधा जाएगा। इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन भी है, इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन भी हम लोग ला सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना ही पर रख देते हैं, थोड़ा सा समझ के छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा है IIT में। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है क्वेश्चन देते वक्त। ये छोटा क्यू नहीं बल्कि ये बड़ा क्यू है, ये भी छोटा क्यू नहीं बल्कि बड़ा क्यू है, यही दो जगह गलती किया है। कह रहा है कि दो सजातीय आवेश, बड़ा क्यू बराबर बड़ा क्यू, दो गो सजातीय आवेश है एक जैसा, यानी अगर एक क्यू आवेश है तो इधर दूसरा का भी क्यू आवेश है, को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को कोई रेखा मिला रहा है। लो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मिला रहा है। इन दोनों को क्या गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, यानी इसके बीच में है जा के बीच में एक अन्य आवेश छोटा क्यू रखते हैं, छोटा क्यू आवेश है जा रख देगा, पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो क्यू का मान क्या होगा, इस छोटा क्यू का मान क्या होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि दो बराबर एक जैसा आवेश है और इन दोनों के बीच में बीचों बीच एक कोई आवेश रखा जा रहा है। उस आवेश का वैल्यू क्या हो जाए कि पूरा सिस्टम संतुलित हो जाए। संतुलित का मतलब समझ रहे हैं? संतुलित का मतलब कि जैसे रखा गया वैसे रह जाए। सोचा थोड़ा सा, है बड़ा वाला क्यू, इस पे बल लगा रहा होगा, विद्युत बल। अगर मान लीजिए इन दोनों का बीच की दूरी को अगर आप r से लिखते हैं, ठीक है, तो यहां से ये दूरी तो r/2 हो जाएगा भाई, ये दूरी भी r/2 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये Q का वैल्यू क्या होगा कि बताइए ये पूरा सिस्टम संतुलित हो जाए, जैसे है वैसे ही रह जाए। सोचा थोड़ा सा, अगर ये Q नहीं रहता तो हई Q हुंका पर बल लगाता होने, आयो Q हिंका पर बल लगाता है ना, क्योंकि प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण करता है। लेकिन बीच में एक हम Q आवेश रख दिए तो भैया हई Q हिंका पर बल लगा रहा होगा, हयो Q हिंका पर बल लगा रहा होगा, हई Q इस पे बल लगा रहा होगा, ये भी इस पे बल लगा रहा होगा, हई हेकरो पर बल लगा रहा होगा, ये भी एकरा पर बल लगा रहा होगा, हई हेकरा पर भी बल लगा रहा होगा, हई हेकरा पर, सब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं बल लगा रहे हैं।
तो कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना कर दिया जाए कि सिस्टम संतुलित हो जाए। तो पहला तो सवाल सोचिए, अगर इसको हम प्लस रखते हैं प्लस रखते हैं तो है क्यू पर विद्युत बल लगा रहा होगा, कुछ है ने धक्का मार रहा होगा। पहला क्वेश्चन, जब हिंका पर धक्का मार रहा होगा होने, अगर हई प्लस है तो हई हो क्यू हिंका पर है नहीं धक्का मार रहा होगा, यानी हई प्लस क्यू इस क्यू पर धक्का मार रहा होगा उधर, हिंको पर भी धक्का मार रहा है उधर। तो दोनों संतुलित कैसे होगा? दोनों हई वाला लगेगा है नहीं आगे बढ़ने, ये वाला आगे बढ़ने लगेगा, ये भी आगे जाने लगेगा। अगर हम इसको माइनस करके देखते हैं तो ये प्लस क्यू हिंका पर धक्का मारी, लेकिन ई प्लस क्यू है माइनस बढ़ा तो हिंका के खींची अपना देने, यानी हो हिंका पर बल लगा रहा है होने हिंका पर बल लगा रहा है ने। तो इस कंडीशन में संतुलन हो सकता है, क्योंकि एक आवेश पर बल लगा रहा है उधर और दूसरा आवेश पर बल लग रहा है इधर। तो दोनों बल आपस में बराबर अगर हो जाए तो कंडीशन संतुलन हो जाएगा। तो वही हमको एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये आवेश जब भी होगा माइनस में होगा। तो या तो ये हो सकता है या तो हई हो सकता है, हई नहीं हो सकता है। एक बात तो कंफर्म हो गया। अभी दोनों में से कौन होगा देखते हैं, सोचो। चलो देखो, हई बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू पर बल लगा रहा होगा, यानी बड़ा वाला क्यू के कारण छोटा वाला क्यू पर विद्युत बल। अगर हम ये निकालने चले तो फोर्स, अगर इसको हम F1 से लिखते हैं, चाहे F बड़का क्यू लगा रहा है F1 से लिखते हैं, चलो ना F1 से, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यू इंटू छोटा क्यू डिवाइडेड बाई बीच का दूरी अगर r माने है तो r/2 का स्क्वायर, कोनो दिक्कत ना। तो F1 बराबर अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बटा में r स्क्वायर, और नीचे 2 के स्क्वायर करवा 4 4 ऊपर चल जाए, यानी F1 बराबर 4Q बटा में r स्क्वायर हो गया। ऐसा ही अब देखिए, अब ये बड़का क्यू इस बड़का क्यू पर भी बल लगा रहा होगा, तो बड़ा क्यू के कारण बड़ा क्यू पर विद्युत बल कितना बल लगा रहा होगा भाई? तो F2 अगर हम इसको मानते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यू इंटू दूसरा का भी बड़ा क्यू, अब बीच का दूरी r, तो r का स्क्वायर। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। कोनो दिक्कत? ये दोनों बल आपको पता चल गया। अभी दोनों को क्या करना है? आपको संतुलित करना है। इन दोनों को संतुलित करना है, बराबर करना होगा, तभी तो संतुलित होगा। तो अभी F1 F2 को बराबर कीजिए, संतुलन हो जाएगा। F1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बटा में r स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो इधर देख सकते हैं क्या बच जाएगा। तो बच जाएगा 4Q इक्वल टू क्यू स्क्वायर ना हो, क्यू स्क्वायर एक बड़ा क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो 4Q बराबर बड़ा क्यू। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में? छोटा क्यू किधर गया है देखिए, तो छोटा क्यू का मान क्या होगा? तो क्यू बराबर क्या होगा? बड़ा क्यू बटा में 4। तो क्यू का वैल्यू यही होगा, लेकिन निगेटिव के साथ होगा, क्योंकि कंडीशन यही कह रहा था कि संतुलन हो जाना। अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो संतुलन नहीं होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में प्लसो दिया है, तो गलती से बचवा मारेगा +4Q/4 तो कामे गबड़ा जाएगा, तो -Q/4। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करना होगा। आपको सोचना तो पड़ेगा भैया। आपको लगता है कि जितना पढ़ लिए
उतना ही पर बहुत कुछ है तो नहीं, इतना सिंपल दुनिया नहीं है। अभी देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तैसे तैसे आपको नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। लगेगा कि सर आप तो ये सब बताए ही नहीं हैं, आपको लगेगा कि सर आप तो बताए ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा मैथ्स का ज़रूरत पड़ेगा। हो गया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में 5 क्वेश्चन, ऑफलाइन क्लास हो तो भी 5, ऑनलाइन क्लास हो तो भी 5 क्वेश्चन। ऐसे ज़्यादा बताइएगा तो खोपड़ी में जइबे नहीं करेगा। इसके आगे वाला इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये IIT का था लेकिन ये हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। देखना होगा इसको क्या बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वैक्सीन ले लिए हैं कल कोरोना का, तो थोड़ा सा इफेक्ट है बॉडी में, एंटीबॉडी क्रिएट करेगा कोरोना के विरुद्ध, इम्यून सिस्टम को बनाएगा, तो थोड़ा सा तो भाई दिक्कत होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत तनी तबीयत में प्रॉब्लम है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि एक आवेश बड़ा क्यू है, एगो कोनो आवेश है बड़का क्यू, एगो कोनो आवेश है बड़ा क्यू, ठीक है, को 2 भागों में क्यू तथा क्यू माइनस क्यू में विभक्त करके 2 भागों में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। माने एगो कोनो आवेश है बड़का क्यू, और कह रहा है कि इसको 2 भाग में तोड़ दिया जाता है, जिसका एक भाग छोटा क्यू है। तो सोचो दूसरा भाग क्या होगा, बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू। सिंपल सा बात है ना, हो यही ना होगा। बच्चा मैथ का विद्यार्थी है, 100 रुपया है, केहू को 20 रुपया दे दिया, तो अगला के पास 100 माइनस 20 बचेगा, यानी बोले तो 80। तो वैसे ही एक बड़ा आवेश है क्यू, इसको 2 भागों में तोड़ा गया, एक छोटा क्यू और एक बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू, ठीक है। और इसे कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, कुछ दूरी पर, पता नहीं है कितना दूरी पर, कुछ दूरी पर। माने अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि क्यू आवेश है और एगो है जा बड़का क्यू माइनस छोटका क्यू आवेश है, तो इसको कुछ दूरी पर रख दिया जाए। दूरी को बेसिकली हम लोग आर से मानते हैं, क्योंकि फार्मूला लगाने में आसानी होता है। F बराबर 1/4 πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर रख दिया जाता है। उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा। माने जैसे ही इन दोनों को कुछ दूरी पर रखा जा रहा होगा तो विद्युत बल लगेगा। तो जब विद्युत बल अधिकतम होगा तो बताइए हमेशा कौन सही होगा। पहला बात कि कितना विद्युत बल लग रहा है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन है जो देखिए एक शब्द जोड़ दिया है। अगर ये शब्द नहीं जोड़ता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा यदि, कब सबसे ज्यादा विद्युत बल लगेगा, तो कितना विद्युत बल लगेगा ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया जो इस पे विद्युत बल लगेगा ना वो 1/4 πε0 फार्मूला Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर पर रखेंगे ना हो। तो F बराबर 1/4 πε0, Q1 का वैल्यू छोटका क्यू है, Q2 का वैल्यू बड़का क्यू माइनस छोटका क्यू है, बटा में बीच के दूरी आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 πε0 Q इंटू बड़का क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। हतना विद्युत बल लगेगा। ये तो बात कन्फर्म हो गया कि भैया जो इनके बीच में विद्युत बल लग रहा होगा ये हतना लग रहा होगा। इसका वैल्यू है दे रख देते हैं। F बराबर 1/4 πε0 क्यू इंटू बड़का क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। इतना विद्युत बल लगेगा। अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इसके बाद कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम। तो बबुआ जब कभी भी अधिकतम निकाला जाता है किसी भी चीज का तो डिफरेंशिएशन में दूगो वर्ड मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ना होगा।
तो जब कभी भी मैक्सिमा निकालना होता है अधिकतम, तो उस केस में ये जो टर्म दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। अगर किसी चीज़ का अधिकतम मान निकालना है तो हम उसका अवकलन 0 के बराबर कर देंगे तो उसका अधिकतम मान निकल जाता है। ये नया बात आया आपको। तो अगर ये निकालना है अधिकतम मान तो इसको निकालना पड़ेगा DF, विद्युत बल है विथ रिस्पेक्ट टू आवेश के बीच लग रहा है, तो DF बटा में DQ, DF बटा में DQ, सॉरी छोटा Q है, DF बटा में DQ के फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा। और इसको केकरा बराबर करना पड़ेगा? 0 के बराबर। जैसा ही DF बटा में DQ का वैल्यू आप 0 करेंगे तो यह मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, अधिकतम मान। यही आपको करना पड़ेगा। तो इसको निकालना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू फिक्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग लिखना चाहे तो DF के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो कोई मतलब है नहीं। Q चाहे लिख भी लगते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बड़ा Q माइनस Q स्क्वायर बटा में R स्क्वायर डिवाइडेड बाई DQ बराबर किसके होना पड़ेगा? 0 के बराबर। तो D है सब जो नियतांक है उसको 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट इंटू R कितना दूरी पर रखा गया, ये सब तो क्वेश्चन में दिले हैं, तो इसका तो कोनो सेंस बनता नहीं है। ये क्वेश्चन में दिया है तो इनको हटाइए तो बच जाएगा DQ इंटू बड़ा Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई DQ। इसको बराबर कितना? 0। इसको सोल्व करना पड़ेगा। आइए आगे से देखते हैं सोल्व। तो देखिए, तो इसका अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो आपको पता है कि जब एक नियतांक होता है तो बाहर निकल जाता है और डिफरेंशिएशन x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx रहता है, तो फार्मूला nx इंटू n माइनस 1 हो जाता है। तो वैसे ही बड़ा Q नियतांक है तो इसको बाहर ही निकाले, बच जाएगा डिफरेंशिएशन Q बटा में dt, सॉरी DQ माइनस DQ स्क्वायर बटा में DQ। तो Q, इस Q को हम लोग देखते हैं, Q का पावर कितना है? 1। अगर nx इंटू n माइनस 1 पर रखेंगे तो 1 इंटू Q 1 माइनस 1 nx तब n माइनस 1 माइनस Q के पावर n है, स्क्वायर है, तो फार्मूला पर रखेगा 2 है तो n, x के जगह पर Q है तो Q और फिर n माइनस 1। इस पर हम लोग सेट करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि Q 1 माइनस 1 पावर 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1, तो इतना का जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखे चाहे ना, का फर्क पड़ता है, माइनस 2Q, 2 में से घटा 1, कोई दिक्कत नहीं। आई सब के करा बराबर था हो 0 के बराबर, तो बराबर 0, कोनो दिक्कत ना। अगर Q को हम इधर से उधर लेके जाते हैं, इस माइनस 2Q को जब हम इधर से उधर लेके जाते हैं तो Q बराबर प्लस 2Q। लेकिन हमको अगर Q बटा में Q निकालना हो तो Q है, छोटा Q है, जब नीचे आ जाएगा तो Q बटा में Q बराबर 2, कोनो दिक्कत ना। और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक अपना मन से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत ना। यानी बड़ा Q बटा में छोटा Q का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। बड़ा Q बटा में छोटा Q का अनुपात 2:1, यानी यही आंसर होगा। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो 2:1 वाला अनुपात होगा, कोनो दिक्कत ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना होगा, सोल्व करना होगा। बाकी अब अगला क्वेश्चन विद्युतशीलता से है, तो विद्युतशीलता के बारे में एक दिन में जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग कर लेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं और बचे जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
आगे बढ़ाएंगे, 30 से 36 तक 35 तक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग, सेफ रहिए थोड़ा बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।